एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 15वां जिला अधिवेशन शिवनी में आरंभ हो गया है और उद्घाटन सत्र में ही वकील लोग भारत में न्याय व्यवस्था कैसी सड़ गई है और न्यायपालिका के द्वारा ही लोकतंत्र को कैसे खतरे में डाल दिया जा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है कि ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया है और जो परिस्थिति देश भर में लोकतंत्र के खिलाफ बनाई जा रही है, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में वकीलों को आगे आना होगा। यह प्रयास संगठन के द्वारा ऑल इंडिया में किया जा रहा है। वकीलों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में आगे क्यों आना चाहिए? वकील लोग ही अब बोल रहे हैं कि वहां हमें न्याय नहीं मिल रहा है जुडिशरी में, क्योंकि वहां जो सिस्टम है कोलिजियम सिस्टम, वो ब्राह्मण ही जाता है। वहां तो वकीलों को न्याय ही नहीं मिलता, मगर जो बार काउंसिल होता है वो बार काउंसिल का भी प्रमुख ब्राह्मण ही होता है। जैसे समाज में एससी एसटी ओबीसी बहुसंख्य है, जैसे समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुसंख्य है, उसी तरह भारत में जितने भी कोर्ट है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर कोर्ट चेंबर में हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वकील ज्यादा है। तो बार काउंसिल के ऊपर भी ब्राह्मणों का नियंत्रण होता है, जुडिशरी के ऊपर भी ब्राह्मणों का नियंत्रण है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी का बहुत अहम रोल होता है संविधान, एज पर संविधान के हिसाब से। मगर संविधान के हिसाब से जुडिशरी कार्य करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहस चली और अंतिम फैसला आया, वो अंतिम फैसला बहुत ही राष्ट्र के लिए खतरे का संकेत दे रहा है। यानी वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं है या कोई खुदा या भगवान का फैसला नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले की कोई समीक्षा नहीं की जाएगी, ऐसा भी नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने ईडब्ल्यूएस के ऊपर जो फैसला दिया, वो किस अर्थ में महत्वपूर्ण है चर्चा के लिए कि जब ओबीसी का मंडल आयोग लागू करने की बात चल रही थी, तो जुडिशरी को आगे किया और पुणे का ब्राह्मण मधुली में सोशलिस्ट ब्राह्मण था। सोशलिस्ट ब्राह्मण ने सुप्रीम कोर्ट में जो नॉन जुडिशियल पर्सन है वो पार्टी बना और पुणे का सोशलिस्ट ब्राह्मण ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। जो मंडल आयोग के द्वारा रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें आप आर्थिक आधार की शर्त लगाओ। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण लोग
वो लोकतंत्र को लागू नहीं होने देना चाहते। लोकतंत्र का मायने क्या है, लोकतंत्र की व्याख्या क्या है? संविधान सभा ने लोकतंत्र की व्याख्या की कि भारत में जो लोकतंत्र आएगा ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का रहेगा, यानी प्रातिनिधिक तत्व। ये भारत के लोकतंत्र की खासियत मानी जाती है, यानी हर विभाग में, हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व रहेगा। भारत के लोकतंत्र की खासियत क्या है कि जनता के द्वारा, जनता ने चुनी गई सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर समूह को उनकी लोक संख्या के अनुपात हिस्सेदारी मिलेगा। ये भारत के लोकतंत्र का प्राण तत्व है। तो समाजवादी ब्राह्मण मधु लिमे ने डिमांड किया कि ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हो, मगर ओबीसी को देते वक्त ध्यान रखो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दो। तो इसलिए उस समाजवादी ब्राह्मण ने जो टर्मिनोलॉजी सजेस्ट की, उसके आधार पर अपर जुडिशरी के ब्राह्मण्स लोगों ने फैसला सुनाते हुए ये फैसला दिया कि आरक्षण का आधार आर्थिक होगा। उसको उन्होंने कहा क्रीमीलियर और नॉन क्रीमीलियर। तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला था, उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और चुनौती देकर मंडल आयोग ने जिन ओबीसी की गिनती 1931 की जनगणना के आधार पर 52% बताई थी, जुडिशरी में बैठे हुए ब्राह्मण्स लोगों ने 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन देने की बजाय क्रीमीलियर क्राइटेरिया लगा दिया और उनको 27.5% रिजर्वेशन थोप दिया। तो ये चर्चा भी सामने आ गई, या ये चर्चा आनी चाहिए। आज तक जो ब्राह्मण इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस का हवाला देकर कहते रहते थे कि 150% से ज्यादा, 150 ये बाउंड्री है रिजर्वेशन की, और उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो दलील 2019 तक देते थे, वो ब्राह्मण लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया और सवर्ण ब्राह्मणों के लिए अलग से 10% रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधन करके जोड़ दिया। क्या कभी आपने सुना है कि ब्राह्मण लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मांग रहे हैं, धरने दे रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं? ऐसा कभी सुना आप लोगों ने? ब्राह्मण लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने आंदोलन नहीं किया। मंडल आयोग को लागू करने के लिए ओबीसी युवाओं ने रॉकेल डालकर, तेल डालकर खुद को जलाया, जाने दी, कुर्बानी दी। ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन मिलने के लिए ओबीसी के लोगों ने जान गंवाई, तब जाकर उनको थोड़ा मिला। मगर ब्राह्मण ने आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके लिए किसी ब्राह्मण ने जान दी? रेल के पटरी पर आकर जान दी?
ब्राह्मण लोगों ने रातों रात संविधान में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, आर्थिक क्राइटेरिया के आधार पर सवर्ण ब्राह्मणों को 10% रिजर्वेशन जोड़ दिया। उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उसकी सुनवाई हो रही थी कि या ये संविधान सम्मत है या संविधान के खिलाफ है। यानी तुम आज तक दुहाई दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार बनाकर, जज साहब आपके सामने ये सुनवाई चल रही है, आप लोग दुहाई दे रहे थे कि इंदिरा साहनी के फैसले का कि 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जजेस लोगों ने 2 बनाम 3 ऐसा फैसला दिया। यानी जो बेंच बनाया गया वो बेंच अपर कास्ट ब्राह्मण लोगों का है। उसमें कोई कुर्मी जज नहीं है, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट का जज नहीं है, उसमें कोई ट्राइब्स जज नहीं है। जज होता है। तो वो जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में कानून पास किया, उनके फेवर में कल का जजमेंट आया है कि मोदी सरकार ने जो विकर सेक्शन के लिए जो दिया वो सही है। यानी ओबीसी के ऊपर क्रिमिलियर थोपा गया, ये बात ओबीसी को पता न चले, आगे से रिजर्वेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ले जाकर ओबीसी के ऊपर क्रिमिलियर थोप दिया। क्रिमिलियर का मतलब वो यह है जो बच्चा पढ़ रहा है या वो पढ़ाई करना जरूरी है, ऐसे ओबीसी को कहा गया तुम लायक नहीं हो, तुम नालायक हो। यानी सर्विस में 27.5% ओबीसी को रिजर्वेशन रखा, नौकरी में नहीं रखा, शिक्षा में नहीं रखा, वह क्रिमिलियर जोड़ दिया। यानी जो लायक नालायक का मतलब क्या है? गांव देहात में कहावत है, कुआं में अगर पानी होगा तो बाल्टी में आएगा, पढ़ेगा तब जॉब ना मिलेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो कलेक्टर कैसे बनेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो वकील कैसे बनेगा, मास्टर कैसे बनेगा। तो ओबीसी के लोगों के खिलाफ 92 में षड्यंत्र किया गया था। इस षड्यंत्र के खिलाफ ओबीसी जत्थेबंद होकर विशाल आंदोलन न करे, इसके लिए ब्राह्मण लोगों ने जुडिशरी का सहारा लिया और जुडिशरी के द्वारा जो संविधान में नहीं प्रावधान है वो प्रावधान जुडिशरी के माध्यम से ओबीसी के ऊपर थोप दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि इंदिरा साहनी का जो फैसला का आधार आज तक जो ब्राह्मण लोग या जजेस लोग हवाला देकर ओबीसी के रिजर्वेशन को बार बार चुनौती देते थे, आज वही जज भूल गए। इंदिरा साहनी का दलील देने वाले लोग आज वही भूल गए। तुमने 150 की मर्यादा कैसे छोड़ दी, 10 को जोड़ दिया। एक जज ने, आज ये खबर है, इसका मूल निवासी बहुजन समाज के मन मस्तिष्क पर क्या असर होता होगा। यानी जजमेंट का पूरा जजमेंट अगर वो अखबारों में छाप देते तो अच्छा होता, बस उसका जिस छाप दिया। मगर वो भी कैसा है, संपादक भी ब्राह्मण, जज भी ब्राह्मण, पत्रकार भी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जज का समर्थन करने वाले ब्राह्मण संपादक ने हेडिंग में छापा, 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस के कोटे के पक्ष में, पर कहा आरक्षण निहित स्वार्थ न बने, आरक्षण खत्म हो। यानी चर्चा ये चल रही थी कोर्ट में कि आप इंदिरा साहनी का, जब ब्राह्मणों के लिए रिजर्वेशन घातक था ओबीसी का,
तब आप जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो बातें आप क्रीमिलियर के द्वारा 49% की सीमा आप लगा रहे थे, तो अब जज बोल रहे हैं, एक बात उन्होंने कही कि रिजर्वेशन कब तक रहेगा, रिजर्वेशन को खत्म करो। अगर तुम हमारे खिलाफ तर्क दे रहे होंगे, हमारे खिलाफ दलीलें दे रहे होंगे, तो ये जज थोड़ी लग रहे, ये जज तो गुंडे लग रहे। जज की भाषा ऐसी होती है। जज के लिए मापदंड है, आधार है, आर्गुमेंट के लिए सबूत है, संविधान एक सबूत है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या, बताओ? आर्थिक आधार है क्या? संविधान में लिखा हुआ है, दोज हु सोशली बैकवर्ड्स एंड दोज हु एजुकेशनली बैकवर्ड्स, ये आधार है संविधान में। संविधान ने तो ब्राह्मणों के ऊपर जुल्म नहीं किया, संविधान ने तो ब्राह्मणों को गुलाम नहीं बनाया। संविधान में लिखा कि उनको भी मिलेगा, मगर उनकी जितनी आबादी है उतना ही मिलेगा, और खाओगे तो चर्बी बढ़ेगा। संविधान में लिखा हुआ ज्यादा मत खाओ, ब्राह्मणों ज्यादा दूसरों का मत खाओ, चर्बी बढ़ेगा। उसके खिलाफ जाकर ये फैसला दिया है। कल का जो जजमेंट है ये संविधान के खिलाफ जाकर दिया गया जजमेंट। उस जजमेंट में जस्टिस JB पारदीवाला ने एक स्टेटमेंट दिया, मतलब वो जजमेंट का हिस्सा है। उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण के समय विचार था कि आरक्षण केवल 10 साल तक रहे, मगर यह आजादी के 75 साल बाद भी जारी है। हमें आरक्षण को निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। इस व्यवस्था को समाप्त करने पर भी विचार करना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि हम लोग तो ये मान रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बने हुए जज विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, स्टडी करने वाले होते हैं, मगर जज साहब की इतनी कच्ची स्टडी है। जो बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही नहीं है, वो बात बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर अपने जजमेंट में कोट कर दिया। जो बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही नहीं है, क्या आधार लिया जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि संविधान में रिजर्वेशन 10 साल के लिए रहेगा। अब ये तो ज्यादा साल हो गए हैं, इसको समाप्त करो। जज साहब को चुनौती है हमारी। कहां पर बोला है? जहां बोला है वो संविधान सभा है। डे टू डे उस दिन संविधान सभा का मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता था, उसके वॉल्यूम बनाए गए, डिबेट वॉल्यूम्स, और भारत सरकार के द्वारा उसको पब्लिश किया गया है। कौन से वॉल्यूम में कहा है, कौन से पेज पर कहा है, कौन से पैराग्राफ में कहा है, कौन से लाइन में कहा है, बताओ। कहा है तो कहा है? बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन 10 साल तक रहेगा ऐसा कहीं पर भी कहा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल के अंदर इसको खत्म किया जाए ऐसा लिखा हुआ है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मतलब पुना पैक के द्वारा थोपे गए गुलाम लोग, वो ब्राह्मणवादी पार्टियों के टूल बनकर काम करेंगे, और ब्राह्मणवादी लोग उनको अपनी पार्टी के द्वारा टिकट देकर
एससी एसटी के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन के द्वारा एमपी एमएलए बनाएंगे और अपने पार्टी के बंधुआ मजदूर बनाकर संविधान के खिलाफ ही कानून बनाने के लिए उनका यूज करेंगे। दूर तक देखा होगा। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने उन पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए कहा है। तो इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। दूसरा, उनके फैसले में यह भी कहा गया है कि अब एससी एसटी के ऊपर भी आर्थिक आधार कंपलसरी लगाया जाए। इसका मतलब है अब एससी एसटी ओबीसी की भी छटनी करो और उनको भी क्रीमिलियर का आधार लगाकर ओबीसी की तरह इनका भी सत्यानाश करो। साथियों, ये जो फैसला आया है और हमारे वकील साहब लोग जुडिशरी के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण होने के कारण ये गलत फैसले आ रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। इसका संदर्भ ये है कि व्यवस्था के ऊपर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का नियंत्रण होना, ये हमारे मूल निवासी बहुजनों के समस्या की मूल जड़ है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पर अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा, पांच राष्ट्रीय दल ब्राह्मणों के, एक भी एससी एसटी का राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी ओबीसी का राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी आदिवासियों का राष्ट्रीय दल नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत के संविधान में वोट का अधिकार सबको दिया गया अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार ब्राह्मण और बनिया भिखारी है, संविधान के अनुसार, क्योंकि उनके पास वोट नहीं, उनको मांगना पड़ेगा। गांव का सरपंच चुनने की जिनकी औकात नहीं है, वो एमपी एमएलए नहीं बना सकते। मगर दुख की बात है, लोकतंत्र में जिनको अधिकार शून्य कर दिया मगर नागरिक रखा, वो गांव का सरपंच नहीं चुन सकते। वो लोग आज पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका पर 100% कब्जा कर लिए, 5 राष्ट्रीय दल बना लिए और उसके लिए ईवीएम हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता पर नियंत्रण करने का जरिया वोट नहीं है, सत्ता पर नियंत्रण करने का जरिया ईवीएम घोटाला करना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कब्जे में, विधायिका कब्जे में, कार्यपालिका कब्जे में, न्यायपालिका कब्जे में। न्यायपालिका में हाई कोर्ट के जजेस ब्राह्मण ही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्राह्मण ही है। बाबा साहब अंबेडकर जब मनुस्मृति जलाया तो ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया, तो ब्राह्मण ने कहा क्यों जलाया? तो बाबा साहब अंबेडकर ने दलील दिया, वकील थे, कि ये ग्रंथ जो है ये आपकी सुप्रीमेसी कायम रखता है और दूसरों को नीच बता रहा है, तो यह ग्रंथ आप लोगों का हमारे ऊपर गुलामी थोपने का कार्यक्रम, इसीलिए मैं इसको जला रहा हूं। तो ब्राह्मणों को बुरा लगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने और दलील दिया कि आपको हम सुप्रीम क्यों माने, आपको हम सर्वोच्च क्यों माने? आपकी मां ने आपको जब पैदा किया तो 2 साल नहीं लगाए, 9 महीने 9 दिन ही लगाए। ब्राह्मण की महिला ब्राह्मण बच्चे को पैदा करती है तो जन्म पैदा करने के लिए 2 साल लगाती है क्या? 1.5 साल लगाती है? 1 साल लगाती है? हमारी मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं जितना समय लगाती उतना ही समय आप अपने बच्चों को पैदा करने में लगाते हो। तो किस आधार पर आप श्रेष्ठ हो? किस आधार पर आप श्रेष्ठ हो? बाबा साहब अंबेडकर ये लीगल एस्पेक्ट में बोल रहे थे कि इंसान का जन्म होने का समय
एक ही है, आपको हम इंसान ही मान रहे हैं, आप इंसान नहीं मान रहे अपने आप को, आप कह रहे हैं हम भूदेव है। तो उस आधार पर क्या हमारी SC ST OBC की महिलाएं जो बच्चे पैदा करती है, क्या उन बच्चों में जजेस बनने का मेरिट नहीं है? क्या ब्राह्मणों में है? हमारे समाज में जो बच्चे पैदा होते हैं वो जजेस बनने लायक नहीं है। अंग्रेज कहते थे तुम नालायक हो ब्राह्मणों, तुम्हारे अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है। अंग्रेज जो कह रहे थे आज 200% हम अनुभव कर रहे हैं। हमको न्याय की उम्मीद थी, संविधान को आधार बनाकर 5 जजेस फैसला देंगे। वो 5 जजेस ऐसा फैसला दे रहे हैं जैसे जुडिशरी उनकी निजी जागीर है। वो जज ऐसा फैसला दे रहे, वो ये नहीं देख रहे कि भारत में मीडिया है, भारत के लोगों को बोलने का अधिकार है, कल इसकी कोई समीक्षा हो सकती है, कल इसकी कोई कमियां और खामियां निकाल सकते हैं। भारत के संविधान में इम्पीचमेंट का भी प्रावधान है, अगर जजेस भी गलत होता है तो उसके पिछवाड़े लात मारी जा सकती है और उसके लिए प्रावधान संसद है, उनको गारंटी आ रही है। हमारे खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ईवीएम के द्वारा चुनी गई सरकार कैसे उसके ऊपर अभियोग चला सकती है। तो ये जो फैसला आया है, इस फैसले के आधार पर यह तय हो गया कि जुडिशरी को अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने 1.5 घोषित कर दिया है। मूल्यवासी बहुजनों को कोई फैसला न्यायपालिका से नहीं मिलेगा, ये उसका संकेत है। तो इसीलिए जो चर्चा हो रही है कि भारत में आने वाले समय में वकीलों का राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना होगा। आज अगर हमारा देशव्यापी राष्ट्रव्यापी वकीलों का संगठन होता तो आज हम यहाँ सम्मेलन करने की बजाय हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जिलाधिकारी कार्यालय पर जो वकीलों का जमावड़ा होता और हमारे अफसर विंग के लोग उनके पीछे लाखों की तादाद में खड़े होते, आज आंदोलन करते, सम्मेलन नहीं करते। सम्मेलन नहीं करते, आज आंदोलन करते। ये वकीलों की समस्या नहीं है, हमारी समस्या है। मगर वकीलों के पास ब्रेन है, वकीलों के पास एक खास किस्म की बुद्धि है, टैलेंट है। मगर हमारे वकील लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? कुछ वकीलों को छोड़ दिया जाए तो कैसे कर रहे हैं सबको मालूम है। नेहरू बैरिस्टर था, पटेल बैरिस्टर थे, जिन्ना बैरिस्टर थे। तो ब्राह्मणों ने जो आजादी का आंदोलन चलाया, उस आजादी के आंदोलन में जो बैरिस्टर थे वो सारे ब्राह्मण थे। और वो आजादी के आंदोलन में क्या करते थे? भाषण नहीं करते थे, मैदान में आते थे, सरकार को चुनौती देते थे, मैदान में आकर उनकी पुलिस के डंडे खाते थे, फिर जेल में जाते थे। और जितने बार जेल में जाते थे उससे वो महान बन गए। वो लोग कौन थे? वो वकील थे और लंदन की बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे। उसमें गांधी जी भी बैरिस्टर थे। वो बात अलग है कि गांधी जी 4 बार मैट्रिक फेल बैरिस्टर थे, मगर गांधी जी भी बैरिस्टर थे। वो जो आजादी का आंदोलन चलाने वाले वकील थे, वो लोग भिड़ने वाले थे व्यवस्था से, तब जाकर उनको वो आजादी दिलाने में कामयाब हो गए। मगर जब हम हमारे बहुजन समाज के वकीलों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम शिवनी में रखा है, वकील साहब आप आइए, तो वकील साहब बोलते मुझे क्या मिलने वाला है। हमारे समाज के वकील वो हमको बोलता है मुझे क्या मिलने वाला है। वहां तो आप भाषण करोगे, मुझे क्या मिलने वाला है।
वो सलाह बहुत देंगे। साथियों, अगर जुडिशरी को खत्म किया जा रहा है तो आप जिन लोगों की वकालत कर रहे हो, क्या आप उनको न्याय दे पाओगे? वो तो संविधान को ही नहीं मान रहे। इसलिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए वकीलों को अहम रोल अदा करना होगा। ये मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में समझा रहा हूं। थोड़ा कड़वा लगने के लिए ये भी बात समझा रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को बहुत बुरा लगा अंतिम दिनों में, तो गुस्से में आकर बोला, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसमें वकील भी है, धोखेबाजों में डॉक्टर भी है, प्रोफेसर भी है। जिन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर ने धोखेबाज कहा, वो सुनने वाले लोग सारे के सारे अनपढ़ थे। आगरा के मैदान में 1956, 18 मार्च 1956। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि जिनके लिए मैंने संविधान में प्रावधान किया, वो लोग अपनी रोजी रोटी की समस्या की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने संविधान में प्रावधान किया है। मुझे चिंता गांव देहात के लोगों की सता रही है, उनका क्या होगा? बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धिजीवी लोगों से अपील की है कि संकटकालीन स्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग ही समाज को मार्गदर्शन कर सकता है और संकटकालीन स्थिति से बाहर निकाल सकता है। उस बुद्धिजीवी वर्ग में वकील प्राथमिक है, प्रथम स्तर पर है। ये कार्य करने के लिए इल्पा, ये संगठन राष्ट्रीय स्तर का हम बना चुके हैं। 2 अक्टूबर 2022 को नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन किया गया और ऑल इंडिया के लोगों ने देख लिया कि भाई इनका संगठन अलग अलग राज्यों में बन रहा है, इसको समर्थन मिल रहा है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बोल रहे हैं कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो यही सही है, रिटायर्ड जज बोल रहे हैं। तो आने वाले समय में ब्राह्मण लोग देश की लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म कर देंगे, तब कहां रहेगा न्यायालय, कहां रहेगी पार्लियामेंट्री सिस्टम? अभी रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये इसको पाठ्यक्रम का आधार बनाया गया। जिन धर्म ग्रंथों ने आपको मूल निवासी बहुजन समाज को वांशिक गुलाम बनाया, उन धर्म ग्रंथों को नई शिक्षा नीति बनाकर कंपल्सरी कर दिया गया है। ये समझ, राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला है। एक ब्राह्मण जज जिसको संविधान के कारण पढ़ने को अधिकार मिला, वो ब्राह्मण महिला कह रही है मनु अच्छा था। तो आने वाले समय में साथियों हमें मैदान में उतरना होगा और जिस आंदोलन के साथ वकील खड़े होते हैं उस आंदोलन का मनोबल बढ़ जाता है। ये मिसाल 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में लोगों ने देखा। आज हम आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं, इसके लिए वकील लोग भी उस आंदोलन में शरीक थे, सहभागी थे। और आने वाले समय में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के वकीलों की ज्यादा जिम्मेदारी है। इधर उधर का उदाहरण छोड़ो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक वकील थे। उनके पास जितनी बौद्धिक योग्यता थी, उस बौद्धिक योग्यता का इस्तेमाल अपना घर परिवार चलाने के लिए नहीं किया, बल्कि 2500 साल की गुलामी खत्म करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी ईमानदारी और उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया। तब जाकर हम थोड़े थोड़े अधिकार हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये मिसाल आप लोग ध्यान में रखोगे। ये आपके सामने मैं इतनी बात रखकर वकीलों का जो राष्ट्रीय संगठन बन रहा है
और इस जिले में भी वकील लोग सम्मेलन कर रहे, ये हमारे लिए भामसे भारत मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत गौरवनीय बात है। और वकीलों का संगठन बनाने के प्राथमिकता अब हमारी है, क्योंकि अब आंदोलन प्राथमिकता है, तो आंदोलन की अगुवाई वकील करेंगे। इसके लिए वकीलों का देशव्यापी संगठन बनाना ये प्राथमिकता का मुद्दा है। धन्यवाद।